हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक दीप। तो आज का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, जो बेसिकली केमिस्ट्री का एक पार्ट है, जो कि आपका केमिस्ट्री के आईआईटी जेई एंड नीट, यानी कि नीट और जेई के लिए जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं। बेसिकली सबसे फर्स्ट टॉपिक अगर हम आए तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग करते हैं स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू। सबसे फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि जब रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, जिसको हमने शॉर्टकट से रिप्रेजेंट कर दिया ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सपोज हमने कोई एक रिएक्शन ली और रिएक्शन हमारी है ए, रिएक्टेंट है और उससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है P। ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है हमारा P, और जनरली सपोज कर लिया कि जो हमारा ए है उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ है, हमने सपोज कर लिया कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहाँ पे C अमाउंट इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बेसिकली आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, आइदर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, टाइम के साथ साथ कितना हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिकम्पोज हो रहा है या फिर टाइम के साथ साथ कितना हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया हमने, प्लस माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अभी कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमने सी टर्म ले लिया है, आगे हम लोग चेंज कर लेंगे, ए ले लेंगे, स्मॉल ए ले लेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम, यानी dC/dt। अब यहां पे बात करते हैं कि प्लस माइनस साइन क्यों लगाया। ठीक है, प्लस माइनस साइन यहां पे लगाने का एक इंपॉर्टेंस था कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो जो हमने प्लस साइन लगाया है ये प्रोडक्ट के लिए लगाया गया है, क्योंकि प्लस साइन क्या दिखाएगा हमें, रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या दिखाता है हमें, बेसिकली रेट ऑफ फॉर्मेशन। माइनस साइन अगर बात करें तो माइनस साइन हमने लगाया है रिएक्टेंट के लिए, कि रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ क्या होगा, डिकम्पोज हो रहा होगा, टाइम के साथ साथ डिकम्पोज हो रहा होगा, इसलिए यहां पे माइनस साइन लगाया गया। यानी कि इनिशियली अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए होंगे तो वो कुछ समय बाद डिक्रीज होके हो सकता है कि 70 हो जाए, 50 हो जाए या 40 बचे, बाकी सारा का सारा हमारा प्रोडक्ट में धीरे धीरे से कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अगर हम यहां पे यूनिट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट की, हम सबको पता है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है ये हम लोग मोल पर लीटर में लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया हमारा, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हो गई है मोल पर लीटर, तो इसकी यूनिट हो गई हमारी मोल पर लीटर, और टाइम की हमें पता है, टाइम की होती है सेकेंड। अब यहां पे पुट कर लेंगे कि हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर सपोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे दिए जाएं तो आप सब ने पढ़ा होगा कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। जैसे मोलैरिटी की आप लोग डेफिनेशन पढ़ते होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स टेकन इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही आपका, वहीं से हमने ले लिया। अगर हम ये करें, इस वैल्यू को उठा के रेट ऑफ रिएक्शन में पुट कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या बन जाएगा, प्लस माइनस डी एन अपॉन वी अपॉन dt, जहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि पर लीटर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो हमारा वॉल्यूम जो है, पर लीटर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जो हमारा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वॉल्यूम टर्म को हम लोग बाहर कर लेंगे और ये बन जाएगा 1/v dn/dt।
1 अपॉन ई डी एन बाय डी टी, और ये किसके बराबर है हमारा, ये है डी सी बाय डी टी के इक्वल, डी सी बाय डी टी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो एक ये भी अगर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन ऐसा कुछ बताएं तो ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, या इसको भी हम लोग आगे यूज कर लेंगे अगर कहीं पे हमें जानने की जरूरत हुई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया है, तो अब कि कोई भी हमारे पास रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन का हम लोग रेट कैसे लिखेंगे। रेट लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन का, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इसको शॉर्टकट में लोमा भी कहते हैं। ठीक है, सपोज कोई एक रिएक्शन हमने ली और वो रिएक्शन जो है, कोई हमने एक रिएक्शन ली A प्लस बी, इट विल गिव द C एंड D। सपोज कर लिया जो हमारे पास A है उसके नंबर ऑफ मोल्स M है और जो B है उसके नंबर ऑफ मोल्स N है, इट विल गिव द प्रोडक्ट C। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा ये कहता है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा concentration of the reactant की पावर n, where n is the order of the reaction। ठीक है, तो आपका n क्या हो जाएगा, order of the reaction। बेसिकली अगर हम order of the reaction for the elementary reactions की बात करें, स्पेसिफिक मेंशन कर दिया जाए elementary reaction। ठीक है, क्योंकि आपका elementary reaction में क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी और रेट ऑफ रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होंगे वो इक्वल ले लिए जाते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए। सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने क्या बताया है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन की पावर n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन की पावर n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द A एंड B। ओके, चलो इसमें आप लिखते हैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर m इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर n। तो अगर यहां से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा के, जिसको बोलेंगे रेट कांस्टेंट। ये हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक है, चलो रेट कांस्टेंट हो गया a की पावर m इंटू b की पावर n। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेट को जनरली लिखेंगे। ठीक है, रेट को हमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में इस टाइप से हमें लिखना है। अब अगर आपसे पूछ लेते कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अब यहां पे भी आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, तो हम अलग अलग करके लिख लेते हैं कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। तो एक रिस्पेक्ट में ऑर्डर है जो ए की पावर हो गया हमारा, ए की पावर हो गया हमारे पास m, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, b के रिस्पेक्ट में हो गया n, क्योंकि b की पावर जो है हमारा वो n हो गया। अब हम बात करें अगर ओवरऑल और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा हमारा m प्लस n, ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल में हमें दे दिया गया 3a प्लस 2b इक्वल्स टू कुछ हमारा प्रोडक्ट बन गया है, और प्रोडक्ट में हमने लिख लिया कि p हमारा प्रोडक्ट बन गया है। अब इसके लिए अगर हमें रेट लिखना होगा तो हम लोग रेट लिखेंगे रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a की पावर 3 एंड b की पावर 2। तो ऑर्डर यहां से विद रिस्पेक्ट टू a हो जाएगा 3 एंड विद रिस्पेक्ट टू b हो जाएगा आपका 2। लेकिन अगर हम यहां से बात कर लें ओवरऑल ऑर्डर की, तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखना होता है।
कोई हमें इक्वेशन दी हुई है, उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, और उस रिएक्शन में हो सकता है आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए हों, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए होंगे तो उस रिएक्शन को कैसे लिखोगे, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर इस पर न्यूमेरिकल्स जो है देखते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया ये किस तरीके से हमें रेट लिखना है, एंड सेकेंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, किस तरीके से हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होता है, ठीक है। जैसे अब आप एग्जाम देने जाओगे नीट का, जेईई का, तो वहां पर पास टाइम बहुत कम है, मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं उनको आसानी से हमें कैसे करना है। तो जैसे सपोज कर लिया हमारे पास कोई क्वेश्चन दी हुई है a प्लस ए बी इंटू बी, और इससे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो c इंटू सी एंड d इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d हैं, ये हैं आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हैं आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हो तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे कि जो भी हमारे रिएक्टेंट हैं, ठीक है, रिएक्टेंट के साथ हमने रेट ऑफ रिएक्शन में एक बात पढ़ी थी कि माइनस साइन को यूज करना है, तो चेंज ऑफ द रिएक्टेंट के साथ हमें क्या करना है, माइनस साइन का यूज करना है। और जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट के केस में हमें लेना है प्लस साइन, रिएक्टेंट के केस में माइनस साइन एंड प्रोडक्ट के केस में प्लस साइन, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ में ये जो आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, इन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आपको क्या करना है, 1 बाय में लिख लेना है, 1 अपॉन ए, ठीक है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए रिएक्टेंट के केस में 1 अपॉन ए, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको क्या करना है कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट के केस में माइनस लगा के और इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 बाय में लिख देना, ठीक है। इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी ए बाय डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 1 बाय बी डी बी बाय डी टी, इक्वल्स टू अभी क्या करना है, जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के केस में प्लस साइन लगा लेना है, प्लस एंड 1 बाय सी डी सी बाय डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन डी 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 अपॉन डी टी। तो इस तरीके से आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लेना है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं उनको 1 अपॉन में लिख लेना है, और रिएक्टेंट के केस में माइनस साइन लगा लेना है, और जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसके केस में प्लस साइन लगा लेना है, ओके। तो ये हो गया हमारा फॉर द रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है रिलेटेड टू द रेट, ओके। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसिडर अ रिएक्शन फॉर विच द रेट लॉ वाज फाउंड टू बी, आपको रेट लॉ दिया हुआ है R इक्वल्स टू K A की पावर 2 एंड B, ओके, ये आपका रेट दिया हुआ है। देन फिर बोला है बाय व्हाट फैक्टर इज द इनिशियल रेट मल्टीप्लाइड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A is multiplied by 1.5 and the concentration of B is tripled, यानी कि बेसिकली हमें बताना है, सपोज कर लिया ये हमारा रेट है R1, इसको इक्वेशन हमने 1 सपोर्ट कर लिया है। ये हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो हमारा कंसंट्रेशन A का है इसको हम 1.5 टाइम्स ऑफ द A कर दें, एंड जो हमारा जो है B का कंसंट्रेशन है इसको हम 3 टाइम्स B कर दें, तब हमारा जो रेट होगा वो कितना, उसमें रिलेशन क्या आएगा, यानी कि जो हमारा इनिशियल रेट है R1 और जो हमारा सेकेंड रेट निकल के आएगा रेट ऑफ द रिएक्शन, उसमें क्या रिलेशन बनेगा, ओके। तो सेकेंड हम लोग लिख लेते हैं कि जो हमारा R2 होगा, R2 इक्वल्स टू K 1.5 A स्क्वायर इंटू 3B इंटू 3B। अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो हमारी क्वेश्चन 1 है उसी से हमें सेकंड वाले को कंपेयर करना है। अगर हम 1.5 का स्क्वायर कर दें तो यहां से बनेगा
2.25 ए स्क्वायर इंटू 3b, 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके 2.25 से, तो ये ऑलमोस्ट बन जाएगा हमारा 6.25 इंटू के ए स्क्वायर बी। तो लगभग ऑलमोस्ट अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये हमारा क्या है, R1 है, तो R2 इक्वल टू हो गया 6.25 इंटू R1। तो ये हमारा रिलेशन बन गया बिटवीन द इनिशियल रेट एंड द सेकेंड रेट जो हमने निकाला हुआ है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन से। ठीक है, किस तरीके से हमने रेट लॉ लिखा था उससे रिलेटेड है। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है 2x3, इससे बन रहा है 3x2। पूछा हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 यानी कि dx2 अपॉन जो dt होगा इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, अब इस वैल्यू को बताने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हम लोग जान चुके हैं कि जो हमारे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे उसको 1 अपॉन में लिख देना है, और जो रिएक्टेंट होगा उसके साथ माइनस साइन और जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ प्लस साइन को लगा देना है। ओके, तो हम लोग यहां से देखेंगे रिएक्टेंट हमारा दिया हुआ है माइनस और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया हमारा 1/2 इक्वल्स टू dx3 अपॉन dt इक्वल्स टू प्रोडक्ट के केस में प्लस हो जाएगा 1/3 dx2/dt। ओके, अब हमें क्या करना था, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 निकालना था, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे। dx2/dt इक्वल्स टू 3 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा -3/2 ऑफ द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ x3। ओके, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गई। अगर इसी इक्वेशन में आपको वैल्यू दी होती कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ x3 इज समथिंग, ठीक है, तो उस वैल्यू को उठा के यहाँ पे हम लोग पुट कर देते और हमारा आंसर निकल के आ जाता। तो आई होप ये इतना सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।